तो बच्चों, मैं हूं आपका मार्गदर्शक संतोष कुमार अनमोल और आप देखना शुरू कर दिए हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरटीएस अनमोल। मेरे नॉनियल बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पर 10th क्लास की तमाम विषयों की आपको तैयारी कराई जाएगी। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या फिर जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन बैंक्स होंगे, सारे प्रश्नों को मैं बारी बारी से लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आप सभी नौनिहाल बच्चों के लिए क्लास 10th का हिस्ट्री और उसका प्रथम अध्याय यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद, और दूसरा है अपना साम्यवाद एवं समाजवाद, है ना। साम्यवाद एवं समाजवाद, इन दोनों अध्यायों का जो आपके पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के, उसे मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो अगले 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर हम लोग इसको पूरा कर लेंगे और ये होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम से वीवीआई होगा। और आप उम्मीद रखिए कि ज़्यादातर प्रश्न जो है आपको यहीं से मिल जाएंगे और कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी और कुछ प्रश्न इधर उधर से आएंगे भी, उसके लिए भी मैं आपको भाई तैयारी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहता है मेरे नौनिहाल बच्चे कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आज आप मैप पर देखेंगे कि इटली और जर्मनी कहां पर आते हैं, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो आपको मिल जाएगा मेरे नौनिहाल बच्चे कि वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आप सभी को पता है कि भाई वो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो अपना मेटरनिक था, उन्होंने एक बार फिर से, जैसे कि 1789 में यहाँ पर लुई सोलोमा का अंत हुआ था, फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया था, और उसके बाद जो है 1815 की ये बात है मेरे नौनिहाल बच्चे। 1815 में आपको पता ही है कि वियना कांग्रेस के माध्यम से नेपोलियन बोनापार्ट को जो है वहाँ पर हरा दिया गया था वाटरलू के युद्ध में, और एक बार फिर से जो है फ्रांस में जो है बुर्बो राजवंश की स्थापना कर दी गई। चूंकि आपको पता ही है कि 1789 में जो राजगद्दी से हटा था अपना लुई सोलोमा, जिसको हटाया गया था वही बुर्बो राजवंश का ही था, और वहां से बुर्बो राजवंश को जो है मतलब खत्म कर दिया गया था। लेकिन बाद में जो है गद्दी से हटा दिया गया था, मतलब बाद में फिर से वियना कांग्रेस के बाद जो उसकी पुनर्स्थापना हो गई। आगे बढ़ते बच्चा जी, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपको पता ही है इटली का वो मेजनी जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया मेरे प्यारे बच्चे, जिसको ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने अपने राज्य से मेटरनिक को मेजनी को 2 बार निर्वासित कर दिया था, और बाहर जाकर के उन्होंने कई संगठनों से अपना संबंध बनाया, जिसमें एक संगठन यहाँ पर है जिसका नाम है कार्बोनरी। तो कार्बोनरी संगठन से मेजनी का संबंध था मेरे नौनिहाल बच्चे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है मेरे नौनिहाल बच्चे। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में क्या इंग्लैंड था? बिल्कुल नहीं। रूस था? बिल्कुल नहीं। प्रसा था? बिल्कुल नहीं। तो ऑस्ट्रिया था, और यही ऑस्ट्रिया के चांसलर जिसका नाम था मेटरनिक। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मेरे सभी बच्चे अच्छे से देखते रहेंगे इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आप सबों से कि ये वीडियो आपको अच्छा ही लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको जरूर से जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए यदि आप नए हैं, और पुराने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, और शेयर कर दीजिएगा बच्चा जी। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को यदि कहें तो हम काका बोल सकते हैं। तो काका को भाई विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो सही जवाब होगा बच्चा जी प्रधानमंत्री। तो काका को यानी काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी आपको पता ही है मेरे नौनिहाल बच्चे कि इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। आइए, और गैरीवाल्डी जो पेशे से था वो नाविक था मेरे नौनिहाल बच्चे। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में सम्राट बना था मेरे नौनिहाल बच्चे, जब 1804 में, कब बना था बच्चा बताइए। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो सम्राट बना था, और उसके बाद 1806 में ही, है ना, 2 वर्षों के बाद ही वो जर्मन गया, और जर्मन के बिखरे हुए राज्यों को एक साथ जो है उन्होंने लाया, और राइन नदी के दोनों किनारों पर उसे बसा दिया था, जिसको जर्मन राइन राज्य कहा गया था। तो इसीलिए इसका श्रेय किसको जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, जालबेरिन एक संस्था थी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जालबेरिन जो है एक संस्था थी, वो व्यापारियों की संस्था थी। इसको आप यूं ही और ऐसे ही याद कर लीजिएगा। जालबेरिन किसकी संस्था थी, तो वो व्यापारियों की संस्था थी। आगे बढ़ते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चे। तो जर्मनी के एकीकरण में ये जो अपना बिस्मार्क आता है, ये रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। रक्त एवं लौह की नीति का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि यदि पैर आगे बढ़ा दे तो किसी भी कीमत पर
पैर पीछे नहीं हटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए परिणाम। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी मेरे नौनिहाल बच्चे? और ये फ्रैंकफर्ट की संधि की बात करते हैं तो 1871 में ये फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और इसके बाद जो है इटली जर्मनी का एकीकरण साथ साथ हुआ था, और उसके बाद अन्य देश भी जो है इसके साथ जागृत हो गया था, और भाई राष्ट्रवाद की भावना वहां भी दौड़ गई थी, और वो अपने देश को एकीकृत करने की कोशिश करने लगा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? आज आप भी पढ़ते होंगे, बायोलॉजी पढ़ते होंगे, या फिर आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, या फिर अन्य कोई साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, तो वहां भी आपको ज्यादातर सुनना पड़ता होगा कि ये यूनानी वैज्ञानिक है, यूनानी वैज्ञानिक है। तो यूनान से ना बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट निकल करके आए थे, और उस समय यूनान देश ही जो था वो पूरे यूरोप को ज्ञान विज्ञान का नॉलेज देता था मेरे प्यारे बच्चे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूनान, है ना। आगे बढ़ते हैं। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 1829 ईस्वी में ना एड्रियानोपल की संधि जो है वो कहां गया बच्चा जी? तुर्की के साथ हुआ था। तुर्की के साथ हुआ था एड्रियानोपल की संधि मेरे नौनिहाल बच्चे, है ना। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? अब ये दूसरा अध्याय का ये प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो वो है 1861, है ना। सही जवाब है 1861। चूंकि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास का काम ही है मेरे नौनिहाल बच्चे कि इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आपका स्मरण शक्ति होगा, रटने का क्षमता होगा, लेकिन रटना भी नहीं है, समझते हुए रटना है। ये ऐसे नहीं कि भाई केवल रटना है, नहीं, रटते समझते हुए आपको जो इन चीजों को दिमाग में रख लेना है बच्चा जी। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है बच्चा जी? तो रूस में ना जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ठीक है ना। वहां पर जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे यहाँ नरेश कहते हैं, राजा कहते हैं, वैसे रूस में जार का मतलब ही होता है रूस का सम्राट। क्लियर है ना। अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म मेरे प्यारे बच्चे पता ही है आप सभी को कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, और वो भी जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। तो चलिए इसमें देखिए ऑप्शन कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ दिया है जर्मनी। तो जर्मनी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना बच्चा जी? क्लियर है ना। आप लोग बताते चलेंगे। तो इस तरह से भाई 5 मई 1818 भी आपको बता देना चाहूंगा, कंप्लीट है ना। तो 5 मई 1818 को भाई कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, है ना। आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवाद का, है ना, साम्यवाद का पूरे विश्व में सबसे पहला प्रयोग कौन सा देश किया था? तो वो रूस किया था मेरे प्यारे बच्चे। तो वो रूस किया था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो रूस में हुआ था। भूलेंगे नहीं आप लोग। यूटोपियन समाजवादी निम्नलिखित में से कौन नहीं था बच्चा जी? लुई बला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन, ये तीनों जो है अपना क्या था? तो यूटोपियन समाजवादी था। तो ज्यादातर कहां के थे? तो फ्रांस के थे, है ना। जिसमें एक रॉबर्ट ओवन जो है इंग्लैंड के थे बच्चा जी, बाकी लुई बला और सेंट साइमन फ्रांस के रहने वाले थे। और उसी में से कह रहा है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था बच्चा जी। कार्ल मार्क्स जो था वो यूटोपियन समाजवादी नहीं था। आइए, यूटोपियन समाजवादी का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि वो वर्ग संघर्ष को रोकना चाहता था, ठीक है ना। वो वर्ग समन्वय पर जोर देता था कि भाई ऐसा नहीं है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के बीच वो समन्वय बनाता था। कौन? यूटोपियन समाजवादी। लेकिन कार्ल मार्क्स बोला कि नहीं, वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करना होगा, संघर्ष करना होगा। तो इसीलिए जो है कार्ल मार्क्स जो है अपना यूटोपियन समाजवादी नहीं होगा। इसलिए जवाब चलिए सी होगा। बार एंड पीस की रचना किसने की थी? तो बार एंड पीस एक पुस्तक है बच्चा जी जिसकी रचना टॉल्स्टॉय ने की थी। तो रटना है इसको, है ना। बार एंड पीस की रचना किसने की थी? तो टॉल्स्टॉय ने की थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चे? आपको पता ही है कि रूस में अपना ये बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में, और वो भी कब? तो नवंबर 1917 ईस्वी मेरे प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, है ना। कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन करने वाला कौन है? तो ट्राटस्की है। और ये किसके आदेश पर किया था? तो लेनिन के आदेश पर किया था मेरे नौनिहाल बच्चे, जब लेनिन सत्ता में आ गया था बोल्शेविक क्रांति के बाद, है ना। आगे बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो है जनवरी 1924 में। कहां है बच्चा जी? इसका सही जवाब देखिए। तो जनवरी 1924 में जो है लेनिन की क्या हो गई थी बच्चा? मृत्यु हो गई थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने 1921 में लाया था नेप। नेप क्या होता है आप सबको पता होगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लाया था 1921 ईस्वी में। कौन लाया था? तो लेनिन लाया था बच्चा जी। लेकिन दुर्भाग्यवश जनवरी 1924 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये रहा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न मेरे नौनिहाल बच्चे। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहा और ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा। यदि आप यहां तक इस मेरी वीडियो को देखे होंगे तो इसका कमेंट जरूर, इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिए। प्रश्न है बच्चा जी, भाई ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किस देश के बीच हुआ था? क्या वह रूस और इटली के हुआ था, रूस और फ्रांस के बीच हुआ था, रूस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, या रूस और जर्मनी के बीच हुआ था? तो ये इस प्रश्न का जो है जवाब
जवाब आप इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि आप यहां तक हमारे इस वीडियो को देखे होंगे तो आप सभी बच्चों को मैं अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं। तो भाई आप इंतजार करिए दूसरे वीडियो का। तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आप खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और जब तक मेरी दूसरी वीडियो ना आए हमारा इंतजार जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।